जो कुछ आज मैं तुम्हारे साथ करूँगा तो बेहतर है कि रुमाल मुंह में दबा लेना, वरना कमरे के बाहर सब तुम्हारी आवाज़ सुनेंगे। ये सुनकर सना की जान गले में आई थी। अकबर ने अपनी टाई उतारी तो वह और भी डर गई। आप इस टाई का क्या करने वाले हैं? क्या आप इस टाई से मेरा हाथ बांधेंगे? लेकिन अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी पैंट की बेल्ट उतारी तो सना ने अपनी आंखें डर से बंद कर लीं। प्लीज़ मारना नहीं, प्लीज़, बहुत दर्द होता है। सना की आंखों में आंसू आ गए थे। अकबर कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? सना कहने लगी, हाँ, आप भी मुझे इसीलिए कमरे में लाए हैं ना, ताकि मुझे ये कहकर वह चुप हो गई थी। अपने हाथ से अपना दूसरा बाजू सहलाने लगी। अकबर उसके पास आया, कहने लगा, बाजू से आस्तीन ऊपर करो। मगर वह घबरा कर ना में सर हिलाने लगी। अकबर दोबारा कहने लगा, दिखाओ मुझे। ये कहकर उसने जैसे ही उसकी आस्तीन ऊपर करनी चाही तो आस्तीन टाइट थी। उसने एक झटके से बाजू से कमीज हटाई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके बाजू पर क्या होगा जब एक पति अपनी पत्नी को शादी की पहली रात ही अकेला छोड़कर परदेश चला जाएगा और पीछे से घर के ही लोग उस मासूम लड़की की जान के दुश्मन बन जाएंगे। देखिए कैसे एक दादाजी की वसीयत ने पलटी पूरी बाजी और नफरत करने वाला पति बन गया अपनी पत्नी का सबसे बड़ी ढाल। दादाजी, अगर ये आपकी जिद है तो ठीक है, फिर मैं भी आपका ही पोता हूँ। आपकी पसंद से शादी कर लेता हूँ, मगर अपनी पसंद से भी शादी करूँगा। जिस लड़की से आप मेरी शादी करना चाहते हैं वह सिर्फ मेरे नाम पर बैठी रहेगी। इसके अलावा मैं उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा, उसका कोई भी हक पूरा नहीं करूंगा। अकबर ने फैसला सुनाने वाले दो टुक अंदाज में अपने दादाजी को जवाब दिया था, लेकिन सलीम साहब भी अपनी बात के पक्के थे। कहने लगे, मैंने अपने दोस्त को ज़बान दी है और तुम्हारी पत्नी तो सना ही बनेगी। वो कहने लगा, देखिए, आप उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं उसे मेरी पत्नी बनाकर, क्योंकि मैं उसे देखूंगा भी नहीं। सलीम साहब कहने लगे, ये बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं अपने मरते हुए दोस्त से वादा किया है, हर सूरत निभाऊंगा। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि वह साफ कह चुका था कि वह अपनी पसंद से भी शादी ज़रूर करेगा। इसके अलावा इसके बावजूद भी उसके दादाजी जिद पर अड़े हुए थे। आखिर क्यों? ये बात उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। खैर, उसने अपने दादाजी की जिद पर सना से शादी कर ली, लेकिन जब उसे विदा करके घर ले आया तो वह घूंघट में ही थी। सना को उसके कमरे में बिठा दिया गया। अभी तक वह घूंघट में ही थी। उसने सना का चेहरा तक नहीं देखा था और ना ही घूंघट उठाने की कोशिश की थी, बल्कि कमरे में आते ही कहने लगा, तुम सिर्फ मेरी कागजी पत्नी हो, मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है और ना ही मैं तुमसे कोई रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ। समझी तुम इस घर में सिर्फ मेरे दादा की पसंद से आई हो, इसीलिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मैं वैसे भी आज रात वापस लंदन चला जाऊंगा और वहां जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर लूँगा और फिर वापस कभी नहीं आऊँगा। और मेरे दादा ये बात अच्छे तरीके से जानते भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस शादी पर मजबूर किया था और मजबूर होकर ही मैंने तुमसे शादी की है। अब देखो, तुम्हारी ज़िंदगी की बर्बादी के पीछे मैं नहीं बल्कि दादाजी हैं। अब तुम उनसे ही जो कुछ कहना चाहती हो कह लेना, लेकिन मेरे सामने ज़बान मत खोलना। समझी तुम? ये कहकर वह चुप हुआ था, लेकिन सना की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। उसे यूं खामोश देखकर उसके तन बदन में आग लगी थी। वो दोबारा गुस्से से बोला, देखो लड़की, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और मुझसे रिश्ता रखने की कोशिश भी मत करना। बहुत पछताओगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये कहने के बाद वह कमरे से जा चुका था। सलीम साहब ये नहीं जानते थे कि पोते ने रात 2 बजे ही फ्लाइट से वापसी जाना था, क्योंकि ये बात अकबर ने किसी को नहीं बताई थी। उसने चुपचाप अपना 2 बजे का टिकट बुक कर लिया था और अब वह यहाँ से निकलने वाला था। सब घर के लोग तो बेखबर अपने अपने कमरों में सो रहे थे, ये सोचते हुए कि वह अपनी नई पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहा है। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वह अपनी पत्नी का दिल चकनाचूर करते हुए यहाँ से 2 बजे ही निकलने का इरादा कर चुका था।
वो चुपचाप 2 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। यहाँ से लेने के लिए उसे उसका दोस्त आया था और एयरपोर्ट पर अकबर के दोस्त ने ही उसे छोड़ा था। वो स्विट्ज़रलैंड वापस चला गया। सुबह जब नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाया तो सना की आँख खुली थी। अपने कपड़े बदलकर वह रात को सो चुकी थी। आज से पहले उसने कभी अकबर को देखा ही नहीं था, ना ही दिल में उसके लिए कोई जज्बात थे। उसे तो बस सिर्फ एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ उसकी इज्जत सेफ रह सके। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। जब रात को अकबर ने उसे ये सब कुछ कहा तो एक पल के लिए उसका दिल टूटा ज़रूर था, आंखों में आंसू भी आए थे। लेकिन फिर उसने खुद को ये सोचते हुए तसल्ली दी थी कि कौन सा मैंने अकबर से इश्क किया था, कौन सा उसने मुझसे वादे किए थे, जो आज उसके इस तरह बोलने पर मुझे दुख हो रहा है। उसने खुद को संभाला था। दिल में शादी को लेकर जो थोड़े से सपने उसने सजाए थे, वह इस वक्त उसका गला घोंटकर उन्हें थपक थपक कर सुला चुकी थी और फिर कपड़े बदलकर आराम से सो गई थी। फिलहाल तो उसके लिए यही बहुत था कि उसे रहने के लिए एक घर और उसकी इज्जत बची हुई थी। 2 वक्त का खाना भी मिल जाता, उसे इससे बढ़कर और क्या चाहिए था। इसीलिए रात को अकबर की बातें सुनकर उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह खुद भी ऐसा रिश्ता निभाने के हक में नहीं थी। उसके माँ बाप हादसे के शिकार हो गए थे और इस दुनिया से चल बसे थे। उसके बाद वह अपने दादा और दादी के पास रहती थी और दादी की ही जिम्मेदारी उठा रही थी। लेकिन फिर दादी का साथ भी ज़्यादा लंबे समय तक ना रहा। 1 साल पहले भी वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। उसने तो अभी फर्स्ट ईयर में दाखिला ही लिया था जब दादाजी को भी हार्ट अटैक हुआ था। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तभी उन्होंने अपने दोस्त सलीम को बुलाया था। दादा के बीमार पड़ने पर सना तो बुरी तरह बिखर बिखर कर रोए जा रही थी और तभी उसके दादाजी ने सलीम जी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा था कि मेरी पोती को अपने घर की बहू बना लो, मुझे सुकून रहेगा और मैं सुकून से मर सकूंगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं है। मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी मासूम सी बच्ची का क्या हाल होगा। बिन माँ बाप की बच्ची है। अगर अल्लाह मुझे थोड़ा सा मौका और देता तो मैं खुद अपनी आंखों के सामने इसको किसी के हवाले कर देता और इसकी जिम्मेदारी से फ्री हो जाता। लेकिन अभी छोटी है, ये सोचकर मैं टालता रहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना कम उम्र में ही इसकी शादी कर देता। खैर, अल्लाह की जो मर्ज़ी, कम उम्र तो ये अभी भी है, लेकिन अब ये ज़रूर हो गया है कि इसे किसी सुरक्षित हाथों में सौंप दिया जाए और तुम्हारे अलावा मुझे किसी पर इतना भरोसा नहीं। तुमसे मेरी बस यही विनती है कि इसे स्वीकार कर लो। इत्तेफाक ऐसा था कि उन्हीं दिनों अकबर घूमने के लिए हिंदुस्तान आया हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद उसे वापस जाना था। वह स्विट्ज़रलैंड में रहता था। उसे हिंदुस्तान में रहने का भी कोई शौक़ नहीं था। वह बचपन से ही स्विट्ज़रलैंड में पला बड़ा था और उसे वहीं का माहौल पसंद था। उसको उसके दोनों बड़े भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। एक वही रहता था, लेकिन कहता था कि अभी तो लाइफ को एंजॉय करूँगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है जो अभी से शादी के बंधनों में बंध जाऊं। हालांकि उसने वहीं स्विट्ज़रलैंड में अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली थी और हिंदुस्तान से ही बिलोंग करती थी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में उसका परिवार सेटल था और वह बरसों से स्विट्ज़रलैंड में ही रहा करते थे। बस दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और अब वो उससे शादी करने का इरादा रखता था। लेकिन फ़िलहाल अभी वह सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। घर वालों को अभी तक उसने नजमा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था कि अचानक से दादाजी ने उसके सर पर ये बम फोड़ दिया था कि वह अपने दोस्त से वादा करके आए हैं कि कुछ ही दिनों में वह सना की शादी अकबर से करा देंगे, क्योंकि उनके दोस्त के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अकबर शोर मचाता रह गया। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि वह ये शादी नहीं करेगा, लेकिन सलीम भी अपनी ज़िद के पक्के थे। वे अपनी बात पर अड़े रहे और फिर जीत सलीम साहब की हुई थी।
उन्होंने अपनी ज़िद पूरी कर ली और सना और अकबर की शादी करवा दी। अकबर ने भी शर्त पर शादी की थी। ठीक है, मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं अपनी पसंद से शादी ज़रूर करूँगा। सलीम साहब ने न जाने क्या सोचते हुए उसे उसकी शर्त मान ली थी और अब शादी करके वे उसे विदा करके अपने घर, अपने कमरे तक भी ले आया था। लेकिन उसी रात वे वहाँ से स्विट्ज़रलैंड के लिए चला गया। उसी शाम को सना के दादा भी अस्पताल में दम तोड़ चुके थे। सना बहुत रोई थी। अब वो इस दुनिया में तन्हा रह गई थी। खैर, सलीम साहब ने ही सना के दादा के अंतिम संस्कार और सना का ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी उठा रखी थी। वो सीधी सादी सी एक मासूम सी लड़की थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका पहनना ओढ़ना, उठना बैठना सब ऐसा ही था, आम सी लड़कियों जैसा। लेकिन सलीम साहब की फैमिली ब्राइट माइंडेड और पढ़ी लिखी थी। उनकी अपनी बहू यानी कि अकबर की माँ आसमा जी काफ़ी बोल्ड टाइप की औरत थी। फैशन करना उन्हें खूब आता था। हमेशा फैंसी लुक में रहती। स्विट्ज़रलैंड स्लीवलेस ब्लाउज वाली साड़ियाँ पहनती। बाकी दोनों बड़ी बहुओं का भी यही हाल था और वह चाहती थी कि अकबर अपनी मर्जी से शादी करे। वो जिस लड़की को भी चाहता था उससे शादी करे, लेकिन ससुर के सामने अभी भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अकबर की शादी पर अपने ससुर के सामने जाकर इस शादी का विरोध कर पाती, क्योंकि उनके पति का इरफान भी उन्हें नहीं मना कर चुके थे। कहते थे पापा जी ने कह दिया तो बस शादी करनी पड़ेगी, बेशक वो लड़की अकबर के नाम पर सारी ज़िंदगी बैठी रहे। जहाँ 10 नौकरानियाँ घर में खा पी रही हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं, एक वो लड़की भी गुजार लेगी। लेकिन मैं अपने पापा के सामने विरोध नहीं कर सकता था। सना को सलीम जी के अलावा कोई भी पसंद नहीं करता था। इज्जत देना तो बहुत दूर की बात थी। सना भी काफ़ी डरी सहमी सी रहती थी। माहौल बिल्कुल अलग था। उसने अपने दादा के साथ दादा के घर में बहुत से परिंदे पाले हुए थे। मुर्गी के बच्चे, चिड़िया वगैरह, सारा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता था। उसका किसी को खाना खिला देती तो किसी को दाना डालती। पूरा दिन अपने आप को इन्हीं कामों में बिजी रखती थी। अब ये भी नहीं था कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। 10वीं किया हुआ था और अब वह 11वीं क्लास में पढ़ रही थी कि अचानक से दादाजी की तबीयत बिगड़ गई थी। सलीम जी ने वादा किया था कि वह उसे आगे भी पढ़ाएंगे। सना ने अकबर को देखा तक नहीं था, इसलिए उसके दिल में अकबर के लिए ऐसे कोई जज्बात भी नहीं थे। 3 दिन तो सना को खाने पीने का भी होश नहीं था। बस अपने दादा को याद करके रोती रहती थी। घर में फ़िलहाल किसी ने उसे कोई काम नहीं कहा था। एक कमरा उसे दिया गया था, वो भी वहीं रहती थी। कुछ दिन तो नौकरानी ही कमरे में उसे खाना दे जाती थी और फिर जैसे ही अकबर स्विट्ज़रलैंड चला गया था, नजमा जी ने उसका कमरा भी बदल दिया था। कहने लगीं, तुम इस कमरे में रहा करो, वह अकबर का कमरा है और अब वह बंद रहेगा क्योंकि उसके बहुत से ज़रूरी कागजात वहाँ पर पड़े रहते हैं। खैर, 8 दिन गुजरने के बाद सलीम जी ने सना को कॉलेज में दाखिला करवा दिया। अब वह ड्राइवर के साथ कॉलेज जाती और वापस आ जाती। कोई भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। इरफान की दोनों बड़ी भाभियाँ उसे तिरस्कार की नज़रों से देखती थीं, जैसे वह कोई गिरी पड़ी चीज़ हो। जाहिर सी बात है, जब पति ही पत्नी को शादी की पहली रात यूँ छोड़कर चला जाए और उससे नफरत का इजहार करे, तो उसकी फैमिली उस लड़की को क्या इज्जत देगी। सना बहुत ही खामोश और डरी सहमी सी रहती थी, क्योंकि उसका पहनना ओढ़ना सिंपल सा था। फुल स्लीव्स वाले सूट पहनती और एक बड़े से दुपट्टे में अपने आप को कवर करके रखती थी। जबकि इरफान की दोनों भाभियां तो काफ़ी मॉडर्न थीं। कभी कभी मूड होता तो घर में जीन्स और शर्ट पहनकर घूमती। दुपट्टा लेना तो उन्हें याद ही नहीं रहता था। खैर, कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर सलीम जी एक बार खुद सना को मार्केट लेकर गए थे। अच्छे अच्छे ब्रांड के उसे कपड़े दिलाए गए थे और कहने लगे कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो जो इतने सादा और पुराने से कपड़े पहनती रहती हो। अरे, महंगे और अच्छे कपड़े पहना करो, इस घर की बहू हो तुम। एक सलीम जी ही थे जो सना को प्यार भी करते थे और उसकी इज्जत भी करते थे। इसीलिए अपने दिन का ज़्यादातर वक्त वो सलीम जी के साथ ही गुजारने लगी। वो उन्हें दादाजी कहती थी। सलीम जी का खाना पीना, उनकी दवाइयों का ख्याल भी वही रखने लगी। एक दिन
कहने लगी, दादाजी मुझे परिंदे पालने का बहुत शौक है। मुझे मुर्गी के बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे दादाजी के घर में ये सब चीज़ें थीं, लेकिन जब मुझे आपके साथ आना पड़ा तो मैं सब कुछ अपनी पड़ोस में अपनी सहेली को देकर आ गई थी। क्या मैं यहाँ सब कुछ पाल सकती हूँ? सलीम जी प्यार से कहने लगे, क्यों नहीं? पूरी छत खाली है। तुम जितने चाहें परिंदे के पिंजरे कहोगी मैं मंगवा दूंगा। दादाजी की बात सुनकर वे एकदम से खुश हो गई थी और फिर सलीम जी ने ऊपर छत पर पिंजरे रखवा दिए, जहां ऑस्ट्रेलियन और रंग बिरंगे टाइप के तोते थे। अब शाम का ज्यादातर वक्त सना छत पर अपने परिंदों के साथ ही गुजारती थी। जब एक बार अकबर से बड़े भाई वसीम की नज़र उस पर पड़ी, यह इत्तेफाक था कि वह फ़ोन के सिलसिले में सिग्नल न होने की वजह से छत पर आया था और वहां फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जब उसने खिलखिलाती हंसी की आवाज़ सुनी, पलटकर देखा तो एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी कमर तक खुले बाल देखकर वह फ़ोन पर बात करना भूल गया था। आज तक उसने सना को देखा ही नहीं था, बस उसे ये पता था कि अकबर की शादी ज़बरदस्ती दादाजी ने एक बेहद गरीब लड़की से करा दी है, जो सिर्फ एक कागजी रिश्ता है। वो लड़की से घर में बेजारी सामान की तरह ही पड़ी रही होगी। और फिर सना की भी आदत थी कि वह हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहती या ज़्यादा से ज़्यादा दादाजी के कमरे में चली जाती। बेकार का, ना तो वह कभी किचन में जाती, न बाहर हॉल में जाती और ना ही कभी लॉन में जाती थी। जब से उसने परिंदे लिए थे तब से वह छत पर आ जाती थी। सुबह कॉलेज जाना और कॉलेज से आते ही अपने कमरे में बंद हो जाना, यही उसका रूटीन था और इसलिए वसीम ने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब इस वक्त तो वह परिंदों से बातें कर रही थी, उन्हें दाना डालकर दे रही थी और उनसे ऐसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसकी बात समझ रहे हों। परिंदों से बातें करते हुए न जाने उसे क्या याद आया था कि वह खुद ब खुद जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। कुछ देर तक वह उस लड़की को बड़ी मदहोशी की हालत में देखता रहा। वो लड़की हिंदुस्तानी हुस्न से मालामाल थी, सादगी में भी कमाल का हुस्न रखती थी। वसीम ने फ़ोन जेब में रखा और धीरे धीरे चलता हुआ बिल्कुल सना के पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा, ए लड़की, क्या कर रही हो यहाँ? अपने पीछे से एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर सना बुरी तरह से उछली थी। जैसे ही पलटकर देखा तो बुरी तरह से घबरा गई। जल्दी से दुपट्टा सही किया और खुद में हिम्मत जमा करते हुए बोली, वो वसीम भाई, मैं तो यहाँ। लेकिन आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसको पता था कि वसीम और अलीम अकबर के बड़े भाई हैं। वो कहने लगी, यहाँ क्या कर रही हो और कौन हो तुम, और मैं तुम्हारा भाई कहाँ से हो गया? वो अभी भी ठीक से ये नहीं जान पाया था कि ये लड़की वही है जो अकबर की पत्नी है या फिर कोई और है या कोई और नौकरानी है। वो जल्दी से कहने लगी, वो आप रिश्ते में मेरे जेठ जी लगते हैं, तो मैं आपको भाई ही कहूँगी ना। ये सुनकर वसीम हंसने लगा। कहने लगा, कौन से जेठ जी? जब मेरा भाई तो मैं अपनी पत्नी ही नहीं मानता, तो मैं तुम्हारा जेठ कहाँ से हो गया? ये कहकर उसने जल्दी से सना का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर सना तो दंग रह गई। उसके मजबूत हाथ में सना का नाजुक सा हाथ दबकर रह गया था। वह छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने अपनी पकड़ सख्त कर ली। सना तो बुरी तरह से घबरा गई। कांपते हुए शब्दों में कहने लगी, क्या आप आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ दें। जबकि वह उसके हाथ को और भी मजबूती से दबाते हुए कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। मुझे पता है कि वो शादी की पहली रात ही तुम्हें यूं ही तरसता हुआ छोड़कर चला गया था। आखिर को तुम एक जवान खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारे भी जज्बात मचलते होंगे। मैं तुम्हारे जज्बातों को सुकून पहुंचा सकता हूँ। आखिर तुम सारी ज़िंदगी मेरे भाई के नाम पर कैसे गुजार सकती हो? अकबर तो स्विट्ज़रलैंड से वापस आने का इरादा ही नहीं रखता था और इस जवानी में अपने जज्बातों को संभालना किसी भी लड़की के लिए मुमकिन बात नहीं है। इसीलिए और भी फिर देखो, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ऐसी बातें वो पहली बार सुन रही थी और ये बातें सुनकर वो बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से अपना हाथ खींच कर छुड़ाया और सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे उतरी और सलीम जी के कमरे में चली आई। वो इस वक्त सो रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अपने हाथों पर वसीम की पकड़ से
उसे अपने हाथ पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस हो रही थीं। बेबसी के एहसास से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि इस घर में उसकी इस तरह की बातें सुननी पड़ेंगी, जिसे वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह समझ रही थी। उसने अपनी सिसकियों को अपने मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती अंदर ही अंदर दबा लिया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये बात सलीम जी को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। अगले दिन जैसे ही वह कॉलेज से घर वापस आई तो काफ़ी चुपचाप सी थी। रात के खाने पर सब लोग टेबल पर होते थे, लेकिन वह हमेशा यही करती कि खाना अपने कमरे में खाती या फिर सलीम जी के कमरे में खा लिया करती थी। लेकिन आज तो वह भी टेबल पर आकर बैठ गए थे और फिर सना को न देखा तो कहने लगे, सना को बुला कर लाओ, आज से वह हमारे साथ टेबल पर खाना खाएगी। वह तो अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। नौकरानी ने आकर कहा कि दादाजी तुम्हें खाने की टेबल पर बुला रहे हैं। तो उसके दिल में एक बेचैनी सी भर गई थी, लेकिन वो दादाजी के हुक्म को टाल नहीं सकती थी। भारी मन के साथ वह अपने कमरे में आई। दादाजी टेबल पर अपनी चेयर पर बैठे थे। कहने लगे, आ जाओ सना बेटा, इधर आओ, हमारे साथ बैठकर खाना खाया करो। हमेशा जब देखो कमरे में बंद रहती हो, थोड़ा बाहर निकलो, हम लोगों से घुला मिला करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। सलीम जी ने उसे अपनी बराबर में बिठा लिया और ठीक सामने कुर्सी पर वसीम बैठा था और उसी को बड़ी बेबाक नज़रों से देख रहा था। सना एकदम से कंफ्यूज सी होने लगी। हालांकि वसीम के बराबर में उसकी पत्नी भी बैठी थी, लेकिन नज़रें उसकी सना पर ही टिकी हुई थीं। अचानक अपना हाथ सना के पैरों पर रख दिया वसीम ने, तो वह बुरी तरह से घबरा गई थी और वसीम के चेहरे की ओर देखने लगी, जबकि वह आराम से मुस्कुराने लगा। सना ने अपना पैर पीछे कर लिया, लेकिन उसने दोबारा से उसके पैर पर अपना पैर मारा था। सना की आंखों में बेबसी की नमी चमकने लगी। फिर वह उसे इशारों में ऊपर की तरफ उंगली करके कहने लगा कि मैं ऊपर छत पर आओ, तुमसे एक ज़रूरी बात की करनी है। लेकिन वह नज़रें झुकाए चुपचाप खाना खाती रही। सलीम जी ने उससे पूछा कि बेटा, कॉलेज में तुम्हारा दिल तो लग गया है ना? वह कहने लगी, दादाजी। नजमा जी माथे पर बल डाले उसे देख रही थीं। उनको ये लड़की एक आंख नहीं भाती थी जो ज़बरदस्ती उसके गले पड़ गई थी। उनकी वजह से ही उनका बेटा भी, जो 15 दिन के लिए हिंदुस्तान आया था, वह 2 दिन में ही यहाँ से चला गया था और अब पता नहीं वह लौट कर भी आएगा या नहीं। और इस सब के पीछे उन्हें यही लड़की लग रही थी। एक तो उन्हें गरीबों से वैसे ही काफ़ी चिढ़ महसूस होती थी और ऊपर से ही लड़की उनके घर की बहू बन गई थी, तो वह उससे और भी नफरत करती थी। इस वक्त भी उसे ऐसे ही घूर रही थी जैसे कच्चा ही चबा जाएगी। वह सिर्फ सलीम जी की वजह से ही चुप थी, वरना उसे घर में दाखिल भी न होने देती, सर्वेंट क्वार्टर में रखती। अगले दिन सना कॉलेज से बाहर आई तो ड्राइवर की जगह वसीम गाड़ी में बैठा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। वसीम को देखकर वह बुरी तरह से घबरा गई थी। ये मुझे लेने क्यों आया है? लेकिन खैर, उस गाड़ी में तो बैठना था क्योंकि घर जाना था। जैसे ही उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वसीम ने फ्रंट सीट की तरफ इशारा किया और वहीं का लॉक भी खोला। तो वसीम की खिड़की के पास आई और कहने लगी, वसीम भाई, पीछे बैठूंगी मैं। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसलिए आगे से ये शब्द मत बोलना, और दूसरी बात, मैं तुम्हारा ड्राइवर भी नहीं हूँ, तो आगे आकर बैठो, तुमसे कुछ बात भी करनी है। वह बेहद नर्वस थी, पता नहीं उन्हें क्या बात करनी है। उस दिन के यह पल याद आए जब उन्होंने कितनी बेबाकी से उसका हाथ पकड़ा था। ये सोचते ही उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन क्या करती, मजबूर थी। चुपचाप बैठ गई क्योंकि उसे घर के रास्ते का भी ठीक से पता नहीं था। सना ने अपना बैग बीच में रख लिया था और खुद बिल्कुल खिड़की के साथ लगकर बैठ गई थी। वसीम ने जब उसे यूं देखा तो कहने लगा, सीधी होकर बैठो, खिड़की के साथ चिपक कर क्यों बैठी हो? चिपकने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ चिपक जाओ, तो मैं कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। वो कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ गाड़ी ज़रा तेज़ चलाइए, मुझे घर जाना है। वो कहने लगा, तुम्हें भी जल्दी क्या है? देखो, मैं तुमसे उस रात भी छत पर कुछ कहने वाला था और तुम नज़रअंदाज कर गई थी। कल भी तुम्हें इशारा किया था,
के ऊपर छत पर आओ। मैं काफ़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहा लेकिन तुम नहीं आई। देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम बहुत नुकसान में रहोगी। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात अपने कमरे के दरवाजे को लॉक मत करना, खुला रहने देना। मैं आऊँगा, अपना काम करूँगा और चुपचाप तुम्हारे कमरे से चला जाऊँगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अपनी बात कहने के साथ साथ वह गाड़ी भी चला रहा था और उसके साथ ऐसी बेबाक बातें भी कर रहा था। और सना का बस नहीं चल रहा था कि गाड़ी से नीचे उतरकर वहीं भाग जाए। दिल डर के मारे धड़क रहा था। जैसे ही वह घर पहुंची, सीधा अपने कमरे में भागती हुई गई। कमरे का लॉक लगाकर रोने लगी। क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। यह इंसान तो उसे बर्बाद करने पर तुल चुका था। यही सब वो सोचने लगी। वो सलीम जी से भी ये सब कुछ कह दे या ना कह दे, ये भी उसे समझ नहीं आ रहा था। रात को वह सो रही थी जब उसे लगा कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये सुनकर तो उसकी जान जैसे निकली थी, लेकिन फिर वह चुपचाप से अपना कंबल लपेटकर आंखें बंद कर चुकी थी। लेकिन कुछ देर के बाद लगा जैसे कमरे की खिड़की खुली, उसकी तो जैसे जान ही निकली थी। दरवाज़ा तो उसने लॉक कर लिया था, लेकिन खिड़की की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। और वैसे भी खिड़कियां बंगले के पीछे की तरफ खुलती थीं, जहां घर के नौकरों के सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। आज तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस खिड़की को खोलता। अगले ही पल कोई कमरे में आया था और सना की जान निकल गई। दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे वसीम की आवाज़ आई। कहने लगा, कहा था ना तुमसे दरवाज़ा लॉक मत करना। तुम क्या समझती हो, तुम दरवाज़ा बंद करोगी तो क्या मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? वो एकदम से उठकर बैठ गई, अपना दुपट्टा खुद के आसपास लपेटते हुए कहने लगी, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। लेकिन वसीम ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। कहने लगा, लेकिन मैं तो इसी टाइप का आदमी हूँ। तुम्हें पता है, इस बंगले की कई नौकरानियों को मैं ऐसे ही खुश करता हूँ, साथ में उन्हें पैसे भी देता हूँ। उसने अपनी एक आंख मारते हुए कहा। वह कहने लगी, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। आपके छोटे भाई की इज्जत हूँ। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। वसीम की बातें सुनकर वो डर गई थी। कहने लगा, चलो शाबाश, मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश करूँगा। मैं जानता हूँ तुम भी इन पलों के लिए तरसी हुई हो, लेकिन बस कहने से डरती हो। तो डरो मत, सारा डर अपने दिमाग से निकाल दो। इसके अलावा मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, जितने तुम कहोगी। सना कहने लगी, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी। ये कहते ही उसने चिल्लाना शुरू भी कर दिया, बचाओ बचाओ। ये सुनकर वसीम बुरी तरह से घबराकर उसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, साथ ही साथ तेज आवाजें भी निकाल रही थी, बचाओ, कोई बचाओ। वसीम बुरी तरह से हड़बड़ा चुका था और फिर एकदम से खिड़की से बाहर निकलकर भाग गया। सना ने जल्दी से आगे बढ़कर सबसे पहले खिड़की बंद की थी और फिर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही नजमा जी खड़ी थीं। कहने लगी, क्या हुआ है, शोर क्यों मचा रखा है? सना अब इन्हें क्या कहती। कहने लगी, मुझे लगा कि मेरे कमरे में कोई है, इसीलिए मैं डर गई थी। ठीक उसी समय लॉन से अंदर वसीम दाखिल हुआ। कहने लगा, क्या हुआ, किस बात का शोर है? नजमा जी कहने लगी, पता नहीं, इसे लग रहा है जैसे कोई चोर इसके कमरे में आ गया है। तो वो कहने लगा, मैं देखता हूँ। फिर वो कमरे में आ गया और हर चीज़ को तहस नहस करके देखने लगा। कहने लगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये लड़की झूठ बोल रही है, जानबूझकर हमें रात को डिस्टर्ब कर रही है। नजमा जी भी गुस्से में कहने लगी, खैर छोड़ो इसे, तुम बताओ तुम इस वक्त कहाँ थे? कहने लगा, मेरा एक दोस्त आया था, उससे मिलने गया था, बस अभी ही आया हूँ। सना ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया, लेकिन बाहर नजमा जी से वसीम कहने लगा, इस लड़की को क्यों आपने पाल रखा है? अरे इसे नौकरों के साथ क्वार्टर में सुलाया करें। नजमा जी कहने लगी, मेरा बस चले तो मैं ऐसा ही करती, पर तुम जानते हो ना अपने दादा को, उन्होंने इस लड़की को हमारे सर पर हमारी बहू बनाने का ख्वाब दिखा दिया है। पता नहीं ये बुड्ढा कब मरेगा। ये मरे तो मैं इस लड़की को इसकी असली औकात दिखा दूं। अंदर बैठी सना उन दोनों की बातें सुन रही थी और बुरी तरह से रो रही थी।
वसीम ने अगले दिन उसे छत पर परिंदों के साथ बातें करते देखा तो मुंह में डाला हुआ सिगरेट उसके बाजू पर लगा दिया और वह बुरी तरह से बिलक बिलक कर बिलबिला उठी। उसकी शर्ट से सुराख हुआ और नरम नाजुक सी स्किन में जलता हुआ सिगरेट अंदर तक धंसता चला गया और सना बुरी तरह से तड़प कर रह गई। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप इंसान हैं या जानवर? अब वो रो रही थी क्योंकि खून भी बहने लगा था, जलन बहुत हो रही थी। वो कहने लगा, ये तो एक डेमो है। अगर तुमने दोबारा चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा पूरा वजूद ऐसे ही निशानों से दागदार कर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। और हाँ, अगर तुमने दादाजी को कुछ भी कहने की कोशिश की, उन्हें कुछ भी बताने की कोशिश की, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम कहाँ जाओगी? किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है और तुम्हारा अपना पति तुम्हें छोड़ गया तो हमसे क्या उम्मीद रखती हो? मैं तो तुम पर एहसान कर रहा हूँ, तुम्हारे जज्बात भी ठंडे रहेंगे और तुम इस घर में बसी भी रहोगी, वरना मैं जाकर ड्राइवर माली से मैं से किसी भी नौकर के साथ तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और दादाजी तुम्हें इज्जत से यहाँ लाए थे ना, वह धक्के देकर निकाल देंगे। ये सुनकर सना बेहद घबरा गई थी और बुरी तरह डर गई थी और फिर जल्दी से नीचे चली गई। अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह किस बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब उसे एहसास हुआ था कि पति पास न हो और इज्जत न दे तो औरत को ना तो सुरक्षा मिलती है और ना ही इज्जत मिलती है, बल्कि अपनी इज्जत का डर लगा रहता है। बार बार वसीम की जिद बढ़ने लगी थी कि उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। जब भी वह मना करती तो वह बहाने बहाने से कभी किचन में चला आता और जलता हुआ सिगरेट उसकी कमर पर, कभी उसके गले पर तो कभी उसके बाजू पर लगा देता और वह तड़प कर रह जाती, लेकिन उसे कुछ कह नहीं सकती थी। वो इतनी होशियारी से सब कुछ करता था कि किसी की नज़र में नहीं आता था। वो चाहता था कि सना अपनी जुबान बंद रखे और उसकी बात भी मान ले। एक दिन सलीम जी की तबीयत बिगड़ी। उनके सीने में बहुत ही शिद्दत से दर्द उठा था। वैसे भी वे दिल के मरीज थे। अस्पताल जाते जाते ही दम तोड़ चुके थे और उस दिन असल में सना फूट फूट कर रोई थी क्योंकि जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं। लेकिन फिर दादाजी के देहांत पर अकबर को आना पड़ा। जिस लड़की से वह मोहब्बत करता था, वह लड़की उसे बुरी तरीके से ठुकरा चुकी थी क्योंकि उस लड़की को कोई और अमीर आदमी मिल गया था। अकबर बहुत टूटे हुए दिल के साथ वापस आया था। दादाजी के वक्त पहली बार उसने सना को दादाजी का कफन पकड़े हुए फूट फूट कर रोते हुए देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है जो इस तरह फूट फूट कर रो रही है। लड़की बेहद मासूम और खूबसूरत थी। यही कोई 18-19 साल की थी। उसे लगा शायद कोई नौकरानी है क्योंकि दादाजी का रवैया अपने नौकरों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सब उन्हें दादाजी ही कहते थे और वह भी दादाजी दादाजी कहकर रोए जा रही थी। दूसरी तरफ सना ने आज तक अकबर को नहीं देखा था। कभी उसकी तस्वीर देखने के भी इत्तेफाक नहीं हुआ था। ना सना को पता था कि दादाजी की मौत पर अकबर भी वापस आ चुका है। खैर, दादाजी को दफना दिया गया था। सना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। जब मेहमानों के जाने के बाद नजमा जी के कमरे में आई और कहने लगी, जिस इंसान के बलबूते पर तुम इस घर के अंदर रह रही थी ना, तो वो तो अब चला गया है, इसलिए अब हमें तुम्हें तुम्हारी औकात में रखना पड़ेगा। चलो खड़ी हो जाओ और जाओ यहाँ से। वो रोते हुए कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी? सना को लगा कि शायद नजमा जी उसे घर से ही धक्के देकर निकाल देंगी, लेकिन वो कहने लगी, जाओ, जाकर सर्वेंट क्वार्टर में रहो और आज के बाद वहीं क्वार्टर में ही रहना। घर के छोटे मोटे काम भी तुम करोगी। वो अपनी अलमारी से अपने कपड़े और अपनी किताबें, अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। नौकरानी ने उसे उसका क्वार्टर भी दिखा दिया था, जहां उसने अपने कपड़े अलमारी में रखे दिए थे। छोटा सा कमरा था, एक चारपाई बिछी हुई थी और एक छोटा सा टेबल और एक कुर्सी भी थी। टेबल पर उसने अपना बैग रखा। सोचने लगी, पता नहीं अब उसकी ज़िंदगी में और कौन कौन सी मुश्किलें देखनी पड़ेंगी। पता नहीं वह आगे पढ़ भी पाएगी या नहीं। खैर, वो दिन भी गुजर चुका था। घर के छोटे मोटे काम भी वो करने लगी थी।
अकबर की नज़र एक दिन उस पर पड़ी तो उसे लगा वाकई ये लड़की कोई नौकरानी ही है, लेकिन लड़की थी बहुत खूबसूरत। ये बात उसे माननी पड़ी। अभी तक उसे कहीं भी अपनी पत्नी नज़र नहीं आ रही थी, जिसको उसके दादाजी ने ज़बरदस्ती उसके साथ बांध दिया था। और एक बार उसने नजमा जी से पूछा, कहने लगा, मॉम, क्या वो लड़की वापस चली गई? नजमा जी कहने लगी, कौन सी लड़की? अकबर कहने लगा, वही जिससे दादाजी ने मेरी शादी करवाई थी। उनके किसी दोस्त की पोती थी। नजमा जी ने हैरत से उसे देखा, कहने लगी, क्यों, तुमने कभी उसे देखा नहीं? कहने लगा, नहीं, घूंघट में थी। मैं तो दरवाजे से ही उसे कुछ बातें सुनाकर निकल गया था। मैंने उसे नहीं देखा। ये सुनकर नजमा जी ने एक सुकून का सांस लिया। कहने लगी, हाँ, वो लड़की तो तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही चली गई थी। किसी लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। अकबर ने भी दोबारा नहीं पूछा। एक बार सुबह जॉगिंग के लिए अपना ट्रैक सूट पहनकर बाहर निकला तो देखा वही लड़की यूनिफॉर्म में चौकीदार से बातें कर रही थी। कहने लगी, चौकीदार बाबा, मुझे बताएं ना, यहाँ मेन रोड से मेरे कॉलेज कौन सी बस जाएगी? चौकीदार कहने लगा, बेटा, मुझे क्या पता तुम्हारा कॉलेज कहाँ है। तभी अकबर चलता हुआ उनके पास आया। कहने लगा, आप खुद क्यों नहीं छोड़ देते इसे कॉलेज? अभी तो यहाँ अभी तो यहाँ किसी पहरेदारी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे छोड़कर आ जाओ। चौकीदार कहने लगा, जी मैं छोड़ आता हूँ। अकबर को लगा वो शायद चौकीदार की ही बेटी है। चौकीदार उसे मेन रोड पर ले गया। फिर किसी से पूछा कि गर्ल्स कॉलेज कौन सी बस जाएगी। सना को उसकी बस में बिठाकर वापसी का किराया भी चौकीदार ने ही दिया था, क्योंकि वह जानता था कि वह इस घर की बहू है, और यह भी जानता था कि घर वालों का रवैया उसके साथ कैसा है। कॉलेज तो सना चली गई थी, लेकिन वापसी में समझ नहीं आ रहा था कि किस बस में बैठकर आई थी, और इसलिए अब वो बस स्टॉप पर खड़ी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। और उसी पल बारिश शुरू हो गई। वो भीग चुकी थी और रो भी रही थी कि अब क्या करे। यहाँ जाए इत्तेफाक था कि अकबर अपनी गाड़ी से वहीं से गुजर रहा था। सना को देखकर गाड़ी उसके पास खड़ी कर दी। अकबर को देखकर सना घबरा गई थी। उसे नहीं पता था कि वह कौन है, बस ये पता था कि ये कोई मेहमान उनके घर पर आया है। अकबर ने खिड़की का शीशा नीचे किया, कहने लगा, गाड़ी में बैठो, मैं भी जा रहा हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, बस मुझे आप बस में बैठा दें। कि घर तक कौन सी बस जाती है, मुझे बस का नाम नहीं पता। कहने लगा, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ, और वैसे भी मैं भी घर ही जा रहा हूँ। खैर, वह पिछली सीट पर बैठ गई। बेहद घबराई हुई सी थी। अकबर उसे लिए जब घर पहुंचा तो लॉन में ही उसकी माँ खड़ी थी। जैसे उन्होंने गाड़ी से उतरते हुए सना को देखा तो उस पर चिल्लाने लगीं, कहाँ दफ़ा हो गई थी, और तुम किससे पूछकर कॉलेज गई थी? ये सुनकर अकबर को कुछ हैरत हुई, क्योंकि उसका बाप चौकीदार तो उसके कॉलेज जाने पर चुप था, लेकिन उसकी माँ क्यों चिल्ला रही थी? कहने लगी, अकबर, तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो? वो कहने लगा, मॉम, इत्तेफाक से मैं वहाँ से गुजर रहा था, इसे बस स्टॉप पर देख लिया, आना तो इसे भी घर था। क्या हुआ मॉम? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। अकबर अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसकी माँ ने बड़ी जोर से सना का कान पकड़कर मरोड़ दिया कि वह तड़प कर रह गई थी। अकबर अंदर चला गया था। उसे घर के मामलों में बोलने का कोई शौक नहीं था। अब वो देखता था कि उसकी माँ उस लड़की पर हर वक्त चीख पुकार करती रहती है। पता नहीं उस लड़की को काम करना नहीं आता था या क्या था। खैर, वो अपने पापा के ऑफिस में आने जाने लगा। पता नहीं क्यों उसे सना इतनी भी कसूरवार नहीं लगती थी, लेकिन घर की नौकरानी थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोलता था। एक बार वकील साहब ने उनके सर पर आकर बम फोड़ दिया। उस दिन संडे था और सब लोग घर पर ही थे। दोपहर का समय था जब अचानक ही वकील साहब घर चले आए थे। वकील को देखकर घर के सब लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। जानते थे अब दादाजी की छोड़ी हुई जायदाद उनके हाथों में आने वाली है। जबकि वकील साहब कहने लगे, सलीम साहब ने अपनी वसीयत लिखवाई थी और कहा था कि बाद में सबको सुना दूं।
मैं ये वसीयत आपके घर में बैठकर सब लोगों के सामने ही सुनाऊंगा, इसीलिए मैं आपके घर आया हूँ। अब सब लोग बैठे थे सिवाय सना के। अकबर को तो यहाँ तक नहीं मालूम था कि जिससे उसने शादी की है उसका नाम सना है। वकील साहब कहने लगे, क्या सब मौजूद हैं? तो नजमा जी कहने लगी, हाँ जी सब मौजूद हैं। वकील साहब आपने जो कहना है वह कहें। तो वो कहने लगा, यह सना कौन है? तो ये सुनकर नजमा जी के माथे पर बल पड़े थे और इरफान साहब के भी कहने लगे, वकील साहब उसका क्या काम है? हम सब सलीम साहब की सगी औलादे हैं। वह कहने लगा, वे भी शायद आपके बेटे की पत्नी हैं। वसीयत में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक सना का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर अकबर कुछ हैरान हुआ था। कहने लगा, वो लड़की तो शायद इससे पहले कि वे कुछ और बोलता, नजमा जी ने उसे चुप करवा दिया। कहने लगी, जाओ ज़रा सना को लेकर आओ। ये सुनकर अकबर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी माँ तो कह रही थी कि वह घर में होती ही नहीं है, किसी के साथ भाग गई है। कुछ देर के बाद किचन से दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए सना लॉन्ज में आई थी। वकील साहब ने नाक से चश्मा ऊपर करके उसे सर से लेकर पैर तक गौर से देखा था। फिर कहने लगा, ये है सना? नजमा जी कहने लगी, जी हाँ यही सना है। हैरत का झटका तो अकबर को भी लगा था। वकील ने जब उसका वो सादा सा हुलिया देखा तो कहने लगा, बैठिए मिसेज अकबर। सना बेहद नर्वस थी। नजमा जी की तरफ देखने लगी, जिनके माथे पर बल उसे देखते ही पड़ जाते थे। लेकिन बैठो। कुर्सी पर वह वकील साहब के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। अकबर बिना आंखें झपकाए उसे ही देख रहा था। वकील ने कहा कि सलीम साहब ने अपनी सारी जायदाद इस लड़की के नाम पर कर दी है। ये सुनना था कि वहाँ पर मौजूद सब लोगों के होश उड़ चुके थे। इरफान साहब गले के बल चिल्लाए थे, पापा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबको ये हैरत का बहुत ज़ोरदार झटका लगा था। वकील साहब कहने लगे, जब तक ये लड़की नहीं चाहेगी अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं कर सकती, अपने पति के नाम भी नहीं। जब तक इस लड़की के साइन नहीं होंगे बैंक से ना तो आप पैसे निकाल सकते हैं और ना ही कोई और इस्तेमाल कर सकता है। और अगर इस लड़की के साथ किसी ने किसी भी तरह की ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है। ये चाहे तो आप सब लोगों को बेदखल भी कर सकती है, क्योंकि ये मालिक है। और ये लड़की इस बंगले की भी मालिक है, जिसमें अभी आप सब लोग बैठे हुए हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। फिर वकील साहब कहने लगे, सना जी बताइए, आप इस घर में खुश तो हैं ना? आपको यहाँ पर कोई तकलीफ़ तो नहीं? सना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहने लगे, ये अकबर कौन है? अकबर भी सामने आ गया। कब तक? अब तक की सूरत हाल में वह हैरान और बुरी तरह बेचैन था। वकील साहब कहने लगे, आपके दादाजी की वसीयत के अनुसार आपकी पत्नी आपके साथ आपके कमरे में रहेगी और आप उसकी किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। अगर ये लड़की आपके बच्चे की माँ बन गई तो प्रॉब्लम सॉल्व है, और अगर नहीं बनी तो जब तक ये आपके बच्चे की माँ नहीं बन जाती आप सब लोग फूटी कौड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना इसकी मर्ज़ी की। फिर वकील साहब कहने लगे, आप इस लड़की के पति हैं, इसीलिए इसको इस घर में इज्जत दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए इस लड़की के हुलिये को देखिए। मुझे नहीं लग रहा कि इसके साथ इस घर में अच्छा सलूक हो रहा है। नजमा जी कहने लगी, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ना इसे किचन के काम करने में बहुत ही दिलचस्पी है, और किचन का काम तो आपको पता है नए कपड़ों में पहनकर तो नहीं किया जाता। और अकबर को किसी और के हाथ के खाना पसंद नहीं, वो अपनी पत्नी के हाथ का ही खाना खाता है। अकबर को पहली बार पता चला कि वह उसकी पत्नी है, वरना वह तो उसे घर की नौकरानी ही समझ रहा था। वकील साहब कहने लगे, मैं अचानक यूं ही आया जाया करूँगा और देखूंगा कि वाकई ये लड़की इस घर में खुश है भी या नहीं। मैं बिना खबर के आऊँगा, और जब मुझे अच्छी तरह से ये तसल्ली हो जाएगी कि ये लड़की इस घर में खुश है, सब कुछ ठीक ठाक है और ये लड़की अपने पति के साथ खुश है, तभी इस लड़की के साइन देने के बाद आपको पैसे मिल सकते हैं। फिलहाल तो वसीयत के अनुसार 2 महीने तक किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि जो कुछ भी था वह सलीम जी के अकाउंट में था।
बेटों के अकाउंट में भी थोड़ी बहुत रकम थी जो उनकी अय्याशियों की नज़र हो जाती थी। पोतों के अकाउंट में उनकी बीवियों की शॉपिंग से कुछ भी नहीं बचता था और इरफान साहब के अकाउंट में भी सिर्फ 4 या 5 लाख थे। इतने तो वे 10 दिन में उड़ा देते। वकील साहब जा चुके थे। नजमा जी कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि आपका बाप कोई ना कोई मुसीबत हमारे गले में डाल कर जाएगा। हमने तो सोचा था ये मर गया है तो इस लड़की को इसकी औकात में रखेंगे, लेकिन आपका बाप तो जो कुछ करके गया है अच्छा नहीं करके गया। इरफान साहब भी सर पकड़े हुए बैठे थे। कहने लगे, 2 महीने कैसे गुजारा होगा? अरे इस लड़की के साथ अच्छा रवैया रखो। अगर इसके मुंह से भी एक शब्द निकल गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारा दिवालिया निकल जाएगा। नजमा जी गुस्से से बल खाकर अपने कमरे में जा चुकी थीं। वसीम और उसकी पत्नी और बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। पूरा लॉन्च खाली हो चुका था। बस सना कुर्सी पर बैठी थी और अकबर उसे ही देखे जा रहा था। दादाजी ने भी उसे किस कदर बड़ी मुसीबत में फंसा कर रख दिया था। वह तो फिलहाल उसे पत्नी ही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर ये बच्चा। अकबर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद उसे भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे झूठ बोला था और फिर दादा ने भी सारा कुछ उस लड़की के नाम क्यों लगा दिया था और यही शर्त क्यों रखी थी कि वो अकबर के बच्चे की माँ बने। अकाउंट तो उसका भी खाली था क्योंकि सबके अकाउंट में पैसे उसके दादाजी ही भिजवाते थे। खैर उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। सुबह नाश्ते पर सब लोग अपने अपने सर पकड़े बैठे हुए थे। कहने लगे, अब सब कुछ अकबर तुम पर है। अकबर ने चाय का कप होठों पर अभी ले जाना शुरू ही किया था कि माँ की बात सुनकर कप वापस रख दिया। आपका क्या मतलब है मुझ पर? क्या है? हाँ, वो कहने लगी, इस लड़की को अपने पास रखो, अपने कमरे में रखो, कोशिश करो कि जल्द से जल्द वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाए और उसके बाद इस लड़की से एक एक चीज़ तुम अपने हाथ में ले लेना। फिर चाहो तो उस लड़की को धक्के मारकर निकाल देना, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। अकबर कहने लगा, मॉम, ये मुसीबत नहीं पाल सकता। अभी तो बच्चा पैदा करना आपके लिए शायद एक मामूली बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। जब वो लड़की मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? नजमा जी कहने लगी, लानत भेजना उस पर भी और उसके बच्चे पर भी। फिलहाल उसे अपने कमरे में रखो। कमरे में रखोगे तो बाकी सब कुछ भी खुद ब खुद हो जाएगा। अकबर ने वही नाश्ता छोड़ा और खड़ा हो गया। कम से कम मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। इरफान जी गुस्से से कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? देखो, 1 महीने के बाद वह वकील अचानक कभी भी आ सकता है। बेहतर है कि उसे अच्छे कपड़े दिलाओ और अपने कमरे में रखो, हो सकता है वह किसी भी वक्त आ जाए। लड़की तुम्हारे कमरे से बाहर निकलनी चाहिए। और अकबर उठकर लॉन से बाहर निकल चुका था। ऑफिस में भी उसका दिमाग घूमता रहा, लेकिन फिर सोचने लगा कि इस लड़की का इस काम के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। रात को जब खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में आया तो पहले से ही सना उसके कमरे में बैठी हुई थी, डरी सहमी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। अकबर कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वह जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, वो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो आपकी माँ ने मुझे मैं वापस चली जाती हूँ। मैं अपने क्वार्टर में जाकर सो जाऊंगी। वो बेहद घबराई हुई थी। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे सर से पैर तक देखा। कपड़ों से पसीने के साथ साथ किचन के मसाले की बदबू आ रही थी और वैसे भी वह बहुत सफाई पसंद था, इसलिए अपना बढ़ाया हुआ कदम पीछे हटाकर कहने लगा, अपना हुलिया देखा है तुमने? जाओ, जाकर नहा लो और कुछ साफ कपड़े हैं तो वह पहन लो। क्या मुसीबत है यार, अब बच्चा पैदा करना भी ज़रूरी है। वह मुंह में बड़बड़ाया था, लेकिन ये बात सुनकर सना के होश जरूर उड़े थे। कहने लगी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे हाथ भी मत लगाइएगा। कहने लगा, मेरा मीटर वैसे भी शॉर्ट हो चुका है, ज़्यादा बड़बड़ करोगी तो मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा तुम याद करोगी। फिर अलमारी के पास गया। अलमारी खोली, सिर्फ उसी के कपड़े थे, अपना एक ट्राउज़र और शर्ट उसको दे दिया। कहने लगा, जाओ अच्छे से नहाना और ये पहन कर आओ।
सना के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे जब उसने अकबर के हाथ से उसका ट्राउज़र और शर्ट पकड़ी। फिर वो वॉशरूम में चली गई। नहाते हुए भी बुरी तरह रो रही थी। अभी तक उसके वजूद पर सिगरेट के जख्म के निशान बाकी थे। पता नहीं अब ये इंसान मेरे साथ क्या जुल्म करेगा। वह बेहद घबराई हुई थी, डरी हुई थी। नहाने के बाद अकबर के ही ट्राउज़र और शर्ट में वह बाहर आई। उसके लंबे घने गीले बाल देखकर अकबर उसके करीब ड्रेसिंग टेबल से स्प्रे की बोतल पकड़ी और सना पर स्प्रे करने लगा। वो कई कदम पीछे हटी थी, लेकिन वह आधी बोतल से ज़्यादा उसे नहला चुका था। पूरा कमरा खुशबू से भर चुका था, लेकिन अभी तक अपने आप को वह दिमागी तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा था। कैसे उसके करीब जाए? कुछ देर अकबर ने आंखें बंद करके अपने आप को इस रिश्ते के लिए तैयार किया था, और फिर मजबूरन ही सही, लेकिन उसे ये रिश्ता निभाना तो था ही। वह भी तब जब तक कि सना प्रेग्नेंट न हो जाती। खैर, अभी तक वह अपने ऑफिस के कपड़ों में ही था। जैसे ही उसके करीब गया, सना एकदम पीछे हटी थी और ना में सर हिलाने लगी। अकबर को गुस्सा आया था। एक तो पहले ही अपने आप को उस लड़की के करीब ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और उस पर उस लड़की का पीछे हटना और उसका साथ न देना उसे और गुस्सा दिला चुका था। अकबर कहने लगा, देखो, अगर तुम यूं ही दूर दूर होने की कोशिश करोगी, मेरे लिए मुश्किलें पैदा करोगी, तो फिर जो कुछ मैं आज तुम्हारे साथ करूँगा, तो बेहतर है कि तुम रुमाल मुंह में दबा लेना, वरना कमरे के बाहर सब कुछ आवाज़ें सुनेंगे। ये सुनकर तो सना की जान गले में अटक गई। अकबर ने अपनी टाई उतारी तो सना और भी डर गई। आप क्या इस टाई से मेरे हाथ बांधेंगे? अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने पैंट की बेल्ट उतारी तो सना ने आंखें बंद कर ली। प्लीज़ मारना नहीं, प्लीज़, बहुत दर्द होता है। सना की आंखों में आंसू आ गए। अकबर चौंक कर कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? सना कहने लगी, आप भी मुझे इसीलिए कमरे में लाए हैं ना, ताकि मुझे ये कहकर वह चुप हुई और अपने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ सहलाने लगी। अकबर उसके पास आया, कहने लगा, दिखाओ, बाजू से आस्तीन ऊपर करो। मगर वह घबराकर ना में सिर हिलाने लगी। अकबर कहने लगा, दिखाओ मुझे। ये कहकर उसने जैसे ही आस्तीन हटाई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके बाजू पर न जाने कितने जले हुए निशान थे। कुछ ताज़ा थे, कुछ कुछ सूख चुके थे। अगली सुबह जब उठा तो देखा सना बड़ी बेखुदी से सो रही थी। बाल उसके खुले हुए थे, रात गीले थे जो कि अब तक सूख चुके थे, और बड़ी मदहोशी सी खुशबू बिखेर रहे थे। अब अकबर न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचने लगा था। वो बड़ी मासूम सी लड़की थी, सबके जुल्मों से तम और ज़्यादती बड़ी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। अकबर को अपने भाई पर बड़ा गुस्सा आया था, और अफसोस भी हुआ था अपने घर वालों की सोच पर, कि उस लड़की के बारे में वे क्या सोच रखते थे। सिर्फ पैसा ही हासिल करने के लिए वह इस लड़की से रिश्ता बनाने के लिए कह रहे थे कि वह बच्चा पैदा करे, और सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद अकबर सना को उसके बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दे, और वो दर दर की ठोकरें खाए। अपने दादा का फैसला अब अकबर को इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। जिस लड़की से अकबर ने मोहब्बत की थी, कुछ पैसों के खातिर वह उसे ठोकर मारकर जा चुकी थी। उसकी 2 साल की मोहब्बत को भुला चुकी थी। खैर, अकबर उसके पास आया और बेड पर बैठ गया। सना के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अपनी एक उंगली से उसने सना के बालों को बड़े ही धीरे से और प्यार से उसके चेहरे से पीछे किया, और उसके स्पर्श पर सना हड़बड़ाकर उठ बैठी। अकबर को अपने बराबर में बैठा देखा तो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने बालों को लपेटकर जूड़ा बना लिया। रात को बाल गीले थे, इसीलिए उसने अपने बालों को नहीं बांधा था। अकबर कहने लगा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर कहीं बाहर चलते हैं। वह कहने लगी, मैं क्यों जाऊं आपके साथ? देखिए, आपको जो कुछ चाहिए मैं ऐसे ही साइन कर देती हूँ। आप अपना सब कुछ ले लें, मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए। आपके दादाजी की जायदाद आप लोगों का हक है, मेरा नहीं। आप जहाँ भी कहेंगे मैं साइन कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे करीब मत आइएगा, और ना ही मैं आपका बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। अपना काम होने के बाद आप लोग तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे।
मेरे साथ एक नन्ही सी जान भी बेसहारा हो जाएगी। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर लें। बस मुझे एक ऐसा क्वार्टर, एक ऐसा कमरा दे दें जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूँ, कोई मेरे ऊपर गंदी निगाह ना डाले। मैं पढ़ना चाहती हूँ, जब मैं पढ़ लिख जाऊँगी, जॉब करने लगूँगी तो मैं आपका घर भी छोड़ दूँगी। मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए। सना नहीं चाहती थी कि अपने साथ-साथ किसी नन्ही सी जान को भी सड़कों पर रुलती फिरे। अकबर गहरा सांस लेकर कहने लगा, जो कह रहा हूँ बस वो करो। ज़्यादा सवाल जवाब करने वाली लड़कियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। यह कहकर अकबर कमरे से बाहर जा चुका था, जबकि सना गहरा सांस लेकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद वह उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर लाया और अभी भी सब लोग सो रहे थे। घर में सब लोग देर से ही उठते थे। वो उसे गाड़ी में बिठाकर एक मॉल में ले गया। सुबह-सुबह का वक्त था, इसीलिए ज़्यादा दुकानदार नहीं बैठे थे, लेकिन कुछ लोग दुकान खोल चुके थे। उसने सना को कपड़े खरीद कर दिए। अब उसे वापस घर ले आया। तब तक सब लोग नाश्ता कर चुके थे। नजमा जी ने जब सना को अकबर के साथ आते देखा तो माथे पर बल पड़ गई। कहने लगी, अकबर, तुम इसको लेकर कहाँ गए थे? अकबर कहने लगा, मॉम, इसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इसीलिए मैं इसे बाजार लेकर गया था। फिर एक नज़र सना की ओर देखा, जो डरी सहमी थी। कहने लगा, जाओ सना, तुम कमरे में जाओ और ये कपड़े अलमारी में हैंग कर दो। वो चुपचाप चली गई। नजमा जी कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इसको इतना सर चढ़ाने की? वो कहने लगा, ठीक है, मैं सर पर नहीं चढ़ाता। वकील आएगा पूछेगा तो क्या जवाब देंगे आप? ठीक है, मैं नहीं रखता इसका ख्याल। अगर वकील ने पूछा कि अभी भी सना ने पुराने कपड़े क्यों पहने हैं, तो आप जवाब देना। ये सुनकर नजमा जी कहने लगी, नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। फिर वो कहने लगा, सिर्फ मैं उसके साथ ठीक नहीं रखूँगा, आपको भी अपना रवैया उसके साथ बेहतर करना पड़ेगा, जैसा कि एक बहू के साथ रखा जाता है। खैर, नजमा जी ने भी हामी भर ली। शाम को जब वे ऑफिस से घर वापस आया तो सब लोग अपने अपने कमरों में थे। लॉन्ज में सिर्फ डिनर के लिए ही सब लोग इकट्ठा होते थे। इससे पहले कि वह अपने कमरे में जाता, उसे लगा जैसे किचन से किसी मर्द की आवाज़ आ रही है। अकबर दबे पांव जब किचन में गया तो वसीम सना के करीब खड़ा हुआ था। उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। अकबर को तो जैसे आग लगी थी। तेज आवाज में बोला, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? अकबर की आवाज़ सुनकर वसीम का तो रंग उड़ गया था। अकबर तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास पहुंचा, माथे पर बल डाले सना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। फिर वसीम से कहने लगा, आपका क्या काम है यहाँ पर? वसीम तो अकबर के आने पर बुरी तरह से बौखला गया था। कहने लगा, वो मैं तो यहाँ पर नौकरानी को चाय का कहने आया था। अकबर गुस्से से कहने लगा, मैं देख चुका हूँ आप क्या कर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बराबर भी खड़े होने की? देखिए वसीम भाई, मैं आपकी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूँ। आज तक मैंने कभी आपकी पत्नी को या फिर बड़े भाई की पत्नी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। उन्हें अपनी बहनें समझता हूँ। तो मेरी पत्नी पर भी अगर किसी ने गलत नज़र डाली तो मैं भूल जाऊँगा कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। खबरदार, जो मैंने आपको आइंदा सना के पास भी देखा। आपका कोई हक नहीं है कि आप यहाँ पर खड़े हैं, और किचन में तो औरतों का काम होता है, मर्दों का नहीं। बहुत ही बुरे तरीके से अकबर ने वसीम से बात की थी। वसीम हैरान रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वसीम यूं भी उससे इस तरह की बात कर सकता है। वो जल्दी से बाहर निकल गया। अकबर सना से कहने लगा, दोबारा ये इंसान तुम्हें कुछ भी कहे तो इसके मुंह पर थप्पड़ मार देना, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। सना तो उसे हैरत से देखे जा रही थी। पहली बार लगा कि वाकई कोई है जो उसकी हिफाजत करने वाला है। फिर अकबर कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मेरी दोनों भाभियाँ किचन में नहीं आती, कोई काम नहीं करती, पानी तक खुद से नहीं पीती, तो तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो। चलो कमरे में, तुम भी घर की नौकरानियों को ऑर्डर दिया करो। यहाँ किचन में काम तुम नहीं करोगी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आ गया था। वह कहने लगा, और ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? मैंने इतने कपड़े किस लिए लेकर दिए हैं?
जाओ, जाकर साफ सुथरे कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। सना उसे हैरत से देख रही थी। फिर नहा धोकर तैयार हो गई, अपने बालों पर क्लेचर लगाने लगी तो अकबर ने क्लेचर उतार कर फेंक दिया। फिर सना से कहने लगा, ऐसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो। फिर वो उसका हाथ पकड़कर सबके सामने उसे बाहर ले गया। होटल में खाना खाने के लिए बैठे तो उसने मेन्यू कार्ड सना के सामने रख दिया। कहने लगा, तुम ऑर्डर करोगी? सना झिझकते हुए कहने लगी, मैंने कभी होटल में खाना नहीं खाया, आपने जो भी मंगवाना है मंगवा लें। अकबर कहने लगा, नहीं, आज सब कुछ तुम खुद करोगी। सना ने ऑर्डर दिया, लेकिन बहुत झिझकते हुए। वापसी पर जब वे घर आए तो सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। अपने कमरे में आते ही अकबर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और सना का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। फिर उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। अकबर कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे बाल, माय गॉड, मुझे अच्छा खासा तुम्हारा दीवाना बना चुके हैं। ये कहते हुए वह उसे अपने साथ लगा चुका था। फिर धीरे धीरे उसको अपनी पकड़ में लेने लगा, लेकिन सना घबरा रही थी। उसके सीने पर हाथ रखकर सना उसे पीछे हटाने लगी। प्लीज़ मेरे साथ अभी ऐसा कुछ ना करें। अकबर कहने लगा, क्यों ना करूं? मेरा तो आज ही मूड है तुम्हारे साथ ऐसा वैसा करने के लिए, और तुम मेरी पत्नी हो, मुझे अच्छी लग रही हो, दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ सारी हदें पार करने का। सना कहने लगी, सब कुछ करने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? प्लीज़ मुझे अपनी मोहब्बत का चस्का मत लगाएं तो बेहतर होगा। फिर जब आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। अभी भी अकबर का हाथ उसकी कमर पर था, लेकिन वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे उसे खुद से करीब होने से रोक रही थी। अकबर कहने लगा, कौन कमबख्त तुम्हें छोड़ना चाहता है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर अगले ही पल सना के दोनों हाथ अपने आप से हटाकर वे उसे अपने करीब खींच चुका था। फिर बेखुदी से अपने होठों को उसके गले पर रखने लगा। फिर उसे गोद में भरता हुआ बेड पर लिटा चुका था। सना समझ नहीं पा रही थी, क्या वाकई वो इतनी खुशनसीब है या फिर अकबर उससे झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर अकबर की बढ़ती शरारतों को वह रोक नहीं पाई। जिस तरह से वह अपनी शिद्दतें उस पर लुटा रहा था, वह भी उसमें पिघलने लगी थी। सुबह का सूरज दोनों के लिए ही खुशियां लेकर आया था। सना शर्म के मारे अकबर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उसे सीने से लगाए गहरी नींद सो रहा था। बड़े धीरे से सना ने उसका हाथ अपनी कमर से पीछे किया था कि वहां से निकल सके, लेकिन वो उसकी ये कोशिश नाकाम करके उसे और भी खींचकर अपने साथ अपने सीने से लगा चुका था। फिर कहने लगा, कौन सा जादू कर दिया तुमने सना? रात का नशा अभी तक मेरे दिमाग से उतरा नहीं है। सना शर्म के मारे लाल टमाटर बनी हुई थी। दिल में अभी भी कहीं ये डर था कि अकबर की मोहब्बत कहीं बेवक्ती मोहब्बत न हो। अकबर के सीने पर हाथ रखकर उंगली से वो उसके सीने के बालों से खेलने लगी। आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे अकबर? अकबर कहने लगा, मैं पागल नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़कर दर दर की ठोकरें खाऊं। ये कहकर वह फिर से उसके नाजुक से लंबे लबों पर झुक गया था। बड़ी नरमी से उसकी नमी चुराता वह दोबारा से उसके वजूद में खोने लगा था। थोड़ी देर के बाद वह फ्री हुआ तो फिर से उसे अपनी बाहों में भर कर लेता हुआ था। दिन में जब वकील साहब आए तो सब लोग कहने लगे कि ये अपने पति के साथ बहुत खुश है और ये चाहती है कि सब कुछ उसके नाम पर कर दे। लेकिन अकबर कहने लगा, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ उसी के नाम पर रहे और हमेशा यही मालकिन रहे। ये बात सुनकर तो नजमा जी और बाकी घर वालों के माथे पर बल पड़े थे। वे कहने लगा, दादाजी ने अगर सब कुछ उसके नाम किया था तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। वकील साहब मुस्कुराए थे और सना के चेहरे की चमक भी उन्हें बता रही थी कि वह अपने पति के साथ खुश है। वो चले गए तो नजमा जी कहने लगी, ये क्या कहा तुमने? वो कहने लगा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ये लड़की मेरी पत्नी है और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। मुझे पैसा नहीं चाहिए,
नजमा जी कहने लगी, लेकिन हमें चाहिए। वो कहने लगा, तो ठीक है, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं कानूनी तौर पर जो कुछ आपका था आपके हवाले कर दूंगा। वैसे भी स्विट्ज़रलैंड में मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है, मैं अपनी पत्नी को लेकर अब स्विट्ज़रलैंड चला जाऊंगा। ये सुनकर सना रिलैक्स हो चुकी थी। कुछ महीने के बाद ही वह उम्मीद से भी हो गई थी। अब अकबर के साथ साथ सब घर वालों ने भी उसका ख्याल रखा। बेशक उनका मकसद पैसा था। और फिर जैसे ही अकबर के घर बेटा पैदा हुआ, सना ने सब कुछ अपनी सास और ससुर के नाम कर दिया। और फिर अकबर उसे लेकर स्विट्ज़रलैंड चला गया। उसकी वहाँ पर एक बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। 3 साल गुजर चुके थे उनकी शादी को, लेकिन अब भी अकबर की मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। सबसे पहले आते ही अपने बेटे को गोद में उठाता, उसे प्यार करता और फिर किचन में उसके लिए खाना बनाती, अपनी पत्नी के गालों को प्यार से छूता। जबकि सना हंसते हुए कहती, क्या आप भी आते ही शुरू हो जाते हैं? पहले मुझे नहा तो लेने दिया करें, फिर कहेंगे कि पसीने की बू आती है। तो वो कहने लगा, नहीं, अब तो ये पसीने की बू भी अमृत की बू लगती है, आदत हो गई है। फिर तुम मेरे लिए ही तो हो, ये पसीना बहा रही हो, अच्छा अच्छा खाना बनाती हो मेरे लिए। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। जब अकबर अपनी पत्नी सना और अपने बेटे के साथ अपनी खुशहाल दुनिया में मसरूफ़ था, तभी एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपनी पुरानी प्रेमिका से हुई। वह लड़की जो कभी दौलत के खातिर अकबर को ठुकराकर किसी अमीर शख्स के पीछे चली गई थी, आज बदहाली की हालत में थी। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी और आंखों में गहरा दुख था। जिस अमीर आदमी के लिए उसने अकबर को सच्ची मोहब्बत का गला घोंटा था, उसने उसे महज एक खिलौना समझकर छोड़ दिया था। अकबर को सना के साथ इतना खुश और कामयाब देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वह अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कांपती आवाज़ में कहने लगी, अकबर, मुझे माफ़ कर दो। मैं उस वक्त अंधी हो गई थी। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ है, पर आज समझ आया कि सुकून और वफ़ा किसी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। काश मैंने तुम्हारे प्यार की कदर की होती। अकबर ने उसे देखा, पर अब उसके दिल में न नफ़रत थी और न ही कोई दर्द। उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी माफ़ी का अब कोई मोल नहीं, क्योंकि तुम्हारी उस गलती ने मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत तक पहुंचा दिया। आज मेरी पत्नी सना के सब्र और प्यार ने मुझे वह सब कुछ दिया है जो तुम कभी नहीं दे पाती। ये कहकर अकबर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया और वह लड़की अपने किए पर पछताती हुई वहीं खड़ी रह गई। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, रोज़ ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।